में भी कुछ प्रिंट इस लाइन में भी एरर आ रहा है, कोई बता सकता है इसमें क्या एरर है? शाबाश, इट इज कॉल्ड डीबगिंग। देखें अब ये जो काम हम करने जा रहे हैं, वी आर डूइंग डीबगिंग नाउ। ये हम डीबग करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं उनसे मुखातिब हूँ जो लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और उन्हें जो सबसे बड़ा मसला है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हें जो सबसे बड़ा मसला है वो GW बेसिक के प्रैक्टिकल्स का है। सो ये मैं एक लेक्चर्स की सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आप मुकम्मल GW बेसिक सीखेंगे और बिल्कुल उस तरीके से सीखेंगे आप अपने कोर्स के मुताबिक, जैसा आपका कोर्स है। यानी हम बुक को भी साथ रखेंगे, बुक की थ्योरी को भी पढ़ेंगे और साथ साथ उन प्रैक्टिकल्स को भी करेंगे। जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि स्कूल्स में इतने ज़्यादा डिटेल्स के साथ आपको प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाते जब आपको थ्योरी स्टडी कराई जाती है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ लैब्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप समझ रहे हैं कि मेरी इस क्लास के अंदर आपको लैब्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उन सब की हम प्रैक्टिस जो है वो GW बेसिक में ही करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें GW बेसिक चाहिए हो, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अभी नंबर भी देता हूँ अपना, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके मुझे अपना ईमेल भेज के मुझसे GW बेसिक का प्रोग्राम हासिल कर सकते हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग ज़रा ये देख लें, ये मेरा जो है ये पेज है, नजीब सॉल्यूशंस के नाम से ये पेज है और नाम इसका है नजीब सन्स, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये नजीब सन्स के नाम से मेरा पेज है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि इस पेज पर आना है, क्योंकि मैं बहुत सारी अपडेट्स इस पर रखने वाला हूँ और पेज को आपने लाइक करना है, ठीक। पेज को लाइक करें ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहें। इसी तरीके से मेरा जो चैनल है वो नजीब्स के नाम से है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जिसने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना हो, मैं आपको अपना नंबर भी दिखा देता हूँ इधर ही, ठीक है। ये मेरा नंबर लिखा हुआ आ रहा है। सो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग मुझसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक। चलें जी आगे चलते हैं, अब जरा स्टडी की तरफ आते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ है, आपने देखना है कि जो मेरा लेक्चर 1 होगा उसको पहले सुनिएगा और लेक्चर 2 को बाद में, ठीक है, ताकि आपको सीक्वेंस में चीज़ों की समझ आए। ये जी आपका चैप्टर, यहाँ से GW बेसिक शुरू हो रहा है और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 है, डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये जी हमारा चैप्टर है और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इसको शुरू करने वाले हैं। ज़रा आ जाते हैं जहाँ से हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू होता है, हम वहीं से शुरू करते हैं ताकि बोरिंग ना हो। डेफिनेशंस वगैरह आपने स्कूल में पढ़ी भी होंगी, आप वहीं से उसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से हम शुरू करते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन। मोड्स ऑफ ऑपरेशन से क्या मुराद है कि अगर हमने GW बेसिक खोला हुआ है, सो GW बेसिक खोलना कैसे है, बहुत आसान है। ये देखें मैंने अपने लैपटॉप में इसको इंस्टॉल किया हुआ है। सो ये PC बेसिक के नाम से मेरे पास आ रहा है। सो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना ईमेल भेजिएगा तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर भेज दूंगा और आप इसको विंडोज़ 10 में इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ तो ये डॉस बेस्ड प्रोग्राम है, आपको इश्यूज आ सकते हैं इसको इंस्टॉल करने में, लेकिन अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको ये भेजूंगा। ये विंडोज़ 10 में चलेगा, विंडोइंग इन्वायरमेंट में चलेगा, ओके। सो मैंने इसे डबल क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो साथ ही ये ओपन हो चुका हुआ है, यहाँ पर देखें, और इसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी खुला हुआ है। इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप GW बेसिक को खोलोगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आएगी, ठीक है। ओके लिखा हुआ आ रहा है, ओके प्रॉम्प्ट होता है इसका, कि यानी कि ये सब कुछ ओके है, आप अपना काम कर सकते हो। इसके नीचे कुछ शॉर्टकट कीज आ रही हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, ये मुख्तलिफ किस्म के काम हैं जिनको हम साथ साथ सीक्वेंस में सीखते जाएंगे, ठीक हो गया, ओके जी। सबसे पहले इसकी एक बेसिक कमांड होती है CLS। CLS का क्या काम है जी, स्क्रीन को क्लियर करना, जैसे अभी मैंने आपके सामने किया है। वापस आ जाते हैं जरा बुक में, बुक के मुताबिक चलते हैं।
जी, मोड्स ऑफ ऑपरेशन से क्या मुराद है कि GW बेसिक में हमारे पास काम करने के लिए कितने मोड्स अवेलेबल हैं, यानी किस किस मोड में हम काम कर सकते हैं। GW बेसिक में हमारे पास काम करने के लिए दो तरह के मोड्स अवेलेबल हैं। एक मोड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मोड, ठीक है। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन टू मोड्स, डिफरेंट डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड का क्या मतलब होता है कि डायरेक्ट मोड का ये मतलब है कि आप जो टाइपिंग GW बेसिक में करते जा रहे हो और साथ साथ आपको उसकी आउटपुट नज़र आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं एक GW की कमांड लिखता हूँ, GW बेसिक की कमांड लिखता हूँ लिस्ट, ठीक है। चलें लिस्ट नहीं लिखते, हम लिखते हैं फाइल्स। ये बड़ी आसान सी कमांड है, नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइलें मौजूद हैं। मैं फाइल्स लिख के एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ फाइल्स आ गई हैं और कुछ डायरेक्टरीज आ गई हैं। फाइल का स्टेटस जो है वो आपको देख रहे हैं, उसके साथ एक्सटेंशन लिखी हुई नज़र आ रही है और डायरेक्टरी के साथ dir लिखा हुआ आ रहा है। सो ये क्या हुआ है, मैंने एक कमांड लिखी है और उसने मुझको डायरेक्टली आउटपुट दिखा दी है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मोड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। व्हेन GW बेसिक इज लोडेड इट शोज ओके मैसेज। एट दिस स्टेज इट इज डायरेक्ट मोड। ठीक हो गया, यही बताया आपको मैंने। इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड। यानी क्या होता है कि आप जैसे ही कमांड को लिखते हो फौरन आपको वो रिजल्ट दे देती है। Results of arithmetic and logical operations can be displayed immediately। और जैसे ही हमको इसको ऑपरेशनल काम भी करने को कहेंगे तो ये उस वक्त उसका रिजल्ट भी हमें फौरी तौर पर देगी। लेकिन मैं एक और कमांड लिखने जा रहा हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ CLS। मैंने आपको बताया था ना CLS से क्या होता है, स्क्रीन क्लियर होती है, ठीक है। मैं लिखता हूँ प्रिंट। अगर आपने स्क्रीन पे कुछ भी लिखना हो तो हम प्रिंट लिखते हैं 12 + 12। जी क्या हुआ, अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने लगाया, एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन की, उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया। देखें कितना इंटरेस्टिंग भी है और कितना आसान भी है। अभी मैंने आपको एक बेसिक कमांड बताई है प्रिंट। प्रिंट किस लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए। लेकिन मैंने लिखा प्रिंट और डबल कोटेशंस के अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया, मोहम्मद अली। लिख के एंटर किया, क्या हुआ, फौरन स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं। स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो। देखें मैंने एक डबल क्वेश्चन मार्क लगाया और इसके आगे मैं अपना नंबर लिख देता हूं। यानी प्रिंट करने का जो दूसरा मेथड है वो कौन से वाला मेथड है जी, आप इस तरीके से भी प्रिंट आउट कर सकते हो, ठीक है। मतलब प्रिंट लिख लें तो भी प्रिंट कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो भी आप प्रिंट कर सकते हो। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, मैं वापस बुक में आ जाता हूं। ये देखें जी, ये बुक के ऊपर नजर आ रहा है। स्कूल में इस तरीके से आपको बुक्स के ऊपर सारी स्टडी कराई जाती है और स्क्रीन्स ही दिखाई जाती हैं, ठीक है। हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक हो गया। दिस मोड इज यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशंस दैट डू नॉट रिक्वायर्ड अ कंप्लीट प्रोग्राम। इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं, डीबगिंग करने का। डीबगिंग का क्या मतलब होता है, बग का क्या मतलब होता है, बग का मतलब क्या होता है जी, कोई कीड़ा मकोड़ा। इसी तरीके से आपका जो प्रोग्राम होता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए इट इज़ कॉल्ड बग। और डीबगिंग का मतलब क्या है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है और हम उसको ठीक करना चाहते हैं, हम उसे देखना चाह रहे हैं, तो हमें डीबगिंग मोड में जाना पड़ता है। हम उसको डीबग करते हैं, हम उसको 1 by 1 रन करके भी देख सकते हैं। और फॉर क्विक कंप्यूटेशंस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि वाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट मोड, ठीक है। आपने बेसिक कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है समझने के लिए तो भी आप डायरेक्ट मोड में करते हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा इनडायरेक्ट मोड में। द इनडायरेक्ट मोड इज यूज टू टाइप प्रोग्राम्स। अब इनडायरेक्ट मोड की क्या जरूरत है, इस मोड में हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। हमें प्रोग्राम लिखने की क्या जरूरत पड़ गई है, मिसाल के तौर पर हम GW बेसिक में एक रिजल्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ सैलरी शीट बनाना चाह रहे हैं। अभी जो रिजल्ट कार्ड है उसमें कोई एक स्टूडेंट तो नहीं होगा, हो सकता है किसी एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हो, 100 स्टूडेंट्स हो, 20 स्टूडेंट्स हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार रिजल्ट कार्ड के लिए हमें इनपुट देनी है। तो अब हम ये काम डायरेक्ट मोड में तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिख लेंगे। यानी बेसिकली प्रोग्राम है क्या, आसान सा समझ लें
कि नंबर ऑफ कमांड्स को जिन्हें हमने रिपीटेडली इस्तेमाल करना होता है हम उनको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कोई 3 कमांड्स देनी है तो बजाय इसके कि मैं 3 कमांड्स को अगर मुझे 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना होगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसको मुझे 100 टाइम्स यूज़ करना होगा तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन इस तरह अगर आप एक से ज़्यादा लाइनों को इकट्ठा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। और फिर हम डायरेक्ट मोड से बाहर आ गए हैं, यानी अब हमारा मोड चेंज हो गया। अब क्या हो गया कि हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम उस प्रोग्राम को कॉल करते हैं, हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ही वो एग्जीक्यूट होगा। सो इस तरह के मोड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मोड। यानी डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि हम सीधा सीधा कमांड लिखते हैं, एंटर करते हैं तो एग्जीक्यूशन हो जाती है। इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है कि हम प्रोग्राम को स्टोर कर लेते हैं अपने पास और फिर उस स्टोर्ड प्रोग्राम को जब हम चलाएंगे तो वो उस मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, सो ये पर्पज है इनडायरेक्ट मोड का। द इनडायरेक्ट मोड इज यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम्स। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर। अब प्रोग्राम आपने लिखना किस तरीके से है, प्रोग्राम लिखने के लिए आपने लाइन नंबरिंग यूज करनी है। जैसे ये लिखा आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहा है 10, फिर 20, फिर 30। ठीक है, ऐसे ही है ना जी। सो ये एक प्रोग्राम है। अब ये लाइन नंबरिंग कैसे आती है ये भी आपको मैं बताऊंगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और डायरेक्ट मोड में जब आप कमांड लिखते हैं तो चल पड़ती है, लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपकी कमांड किस तरह रन होगी। सो लिखे हुए प्रोग्राम की कमांड को रन करने के लिए हम रन की ही कमांड इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए हम रन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, यानी प्रोग्राम को चलाने के लिए हम क्या करते हैं जी, रन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, मैं स्लो स्लो चला रहा हूं और आपने जितना कुछ करना है सब प्रैक्टिस करना है। जो जो लोग मेरा लेक्चर लेते जाएं मुझे व्हाट्सएप करते जाएं अपने ईमेल्स। ठीक है, तो मैं आप सबको ये सॉफ्टवेयर भेज दूंगा, इसका लिंक भी भेज दूंगा कि कहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। आ जाए नीचे। जी आगे क्या टर्म आ रही है, कमांड्स एंड स्टेटमेंट। अब कमांड्स में और स्टेटमेंट में क्या फर्क है ये देखते हैं। GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड। दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर। यानी हमें जब लाइन नंबर के बगैर चीज़ों को लिख रहे होंगे, डायरेक्ट लिख रहे होंगे तो ये हमारी कमांड्स होंगी। लेकिन GW basic statements are written as a program and each statement is preceded by line number। यानी बेसिकली हमारी कमांड्स जो हैं जब हम डायरेक्ट मोड में टाइप करेंगे तो हम इन्हें कमांड्स बोलेंगे। ठीक है, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं अगर हम डायरेक्ट मोड में, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बेसिक कमांड है CLS, अगर तो मैं उसे डायरेक्ट मोड में लिखूंगा तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी तो ये कमांड कहलाएगी। लेकिन अगर इसी को ही मैं अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट कहलाएगी। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है कि डिफाइन कमांड एंड स्टेटमेंट और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड स्टेटमेंट। जी आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा है, राइटिंग अ प्रोग्राम इन GW बेसिक, कि आप GW बेसिक में किस तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं। GW बेसिक प्रोवाइड्स एन IDE, कि GW बेसिक आपको एक IDE प्रोवाइड करता है। व्हाट इज IDE? IDE stands for Integrated Development Environment, where we can write, edit, save, load and execute programs। यानी इस environment में हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं, खोल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी काम करना है। अब ये IDE क्या चीज़ है जी, दिखा देता हूँ आपको मैं। व्हाट इज IDE? ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, जो आपको इन्वायरमेंट नजर आ रहा है, जैसे हम विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं ना विंडोइंग इन्वायरमेंट है, उसमें विंडोज खुल जाती हैं। सो GW बेसिक जिस स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस कॉल, ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये आपकी सारी की सारी IDE है और इस IDE इन्वायरमेंट में नीचे शॉर्टकट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। ठीक है, वापस आ जाएं, आगे चलते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज IDE। हाँ जी, अगला टॉपिक क्या है जी हमारा,
क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम। जी गेस करें जरा, हम डायरेक्ट मोड की बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट मोड की बात कर रहे हैं? जी प्लीज, जी गेस किया आपने? क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम का मतलब है कि हम लोग इनडायरेक्ट मोड की बात कर रहे हैं, यानी हम प्रोग्राम लिखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोग्राम इज अ फाइल दैट कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। ले, ये छोटी सी एक डेफिनेशन आ गई कि व्हाट इज प्रोग्राम। द प्रोग्राम इज अ फाइल, कि ये प्रोग्राम जो है उसको जब हम लिखेंगे तो उसको सेव कर लेंगे तो उसकी फॉर्म क्या होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, एंड व्हाट इज प्रोग्राम दैट कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब CLS की कमांड को मैं ये कह सकता हूं कि CLS की कमांड जब प्रोग्राम में लिखेंगे तो ये एक स्टेटमेंट है, और इसकी शक्ल क्या है कि ये एक इंस्ट्रक्शन की सूरत में, यानी हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर कर दो, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट एक स्टेटमेंट है। फॉर द कंप्यूटर इन अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। अब GW बेसिक में आपकी जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट क्या होगा, लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट, लाइन स्पेस नंबर। ठीक है जी, लाइन नंबर, ठीक है ना, लाइन नंबर लिखेंगे आप, यानी कि लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 20, फिर स्पेस देंगे और फिर स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं यहां पे करके भी, यानी मैं यहां लिखता हूं 10 स्पेस, और अगर यहां मैं लिख दूं 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने एक इंस्ट्रक्शन लिख दी है, ये हमने एक स्टेटमेंट लिख दी है। ऐसे हमने लिखना नहीं है, ये जस्ट आपको मैंने फॉर्मेट दिखाया है लिख के। अभी हम ये सारा काम ऑटोमेटिक करेंगे कि देखेंगे कैसे होता है। आगे चले, वेयर लाइन नंबर इज एन अनसाइंड इंटीजर। ये डाटा टाइप्स है, इंटीजर एक डाटा टाइप होती है जो न्यूमेरिकली यूज होती है। अनसाइंड का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जिसके साथ सिंबल ना हो। ठीक है, इन द रेंज ऑफ फ्रॉम 0 to 65,529, आप इसकी वैल्यू 0 से लेकर 65,529 तक कोई सी भी रख सकते हो। एंड स्टेटमेंट इन एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट, और इसके बाद आपने कोई सी भी GW बेसिक की वैलिड स्टेटमेंट दे देनी है। अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स, यानी आप एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, यानी ऐसी कमांड लिख सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 255 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो। However, there may be more than one statement on a line. याद रखना है आपने कि आप एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास CLS एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट लिस्ट है, और मैं दो स्टेटमेंट्स एक लाइन में लिखना चाहूँ कि भाई दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन के तहत एग्जीक्यूट हो जाएं, तो बीच में मैं कॉलन का निशान लगाऊंगा। ठीक है, ये कॉलन का निशान कौन से वाला है? ओके, हम इस निशान की बात कर रहे हैं कि इसको लगाएंगे हम। वापस आए जरा GW बेसिक में, मिसाल के तौर पर जैसे हमने एक स्टेटमेंट ये लिखी है, बीच में हमने कॉलन लगाया और इसके साथ मैंने लिख दिया CLS। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहें तो आप इस तरीके से एक ही लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो, बीच में कॉलन का निशान लगाकर। और अगर आप कॉलन का निशान ना लगाओ, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिस्ट लिख दूँ तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, आपने मल्टीपल कमांड्स लिखनी है तो बीच में आपने कॉलन लगाना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द लाइन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। और उसने कहा जी कि आपने जिस तरीके से भी लाइन नंबरिंग की होगी उसी तरह फिर असेंडिंग ऑर्डर में आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। जी, क्या आपको लेक्चर की समझ आ रही है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही आप कमेंट भी कर सकते हो मुझे। फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइन 45 इज टाइप्ड आफ्टर लाइन 60, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन 45 बिफोर लाइन 60। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी कि आपकी जो लाइन नंबर है उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना है। बेशक आपने पहले लिख दिया लाइन नंबर 10, फिर लिख दी लाइन नंबर 30 और तीसरे नंबर पर आपने लिख दिया लाइन नंबर 20। इस सूरत में भी वो पहले लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर लाइन 20 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर लाइन 60 को। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। रीयूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइन नंबर, अगर आप एक ही लाइन को एक से ज्यादा दफा अपने प्रोग्राम में लाइन नंबर को, मिसाल के तौर पर 10 लाइन नंबर मुझसे गलती से
यूज हो जाता है रेपिटिशन में, तो इससे क्या नुकसान होगा, ऑल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द ओरिजिनल लाइन टू बी लॉस्ट, यानी उससे प्रीवियसली जो आपने उसको यूज किया होगा वो खत्म हो जाएगा, उसको ओवरराइट कर देगा। यू मे अरेज सम प्रोग्राम लाइन्स बाई एक्सीडेंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू यूज द प्रोग्राम इन फ्यूचर यू मस्ट सेव इट। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने प्रोग्राम तो लिख लिया, ठीक है, चले इतना काम जरा करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर जी मैंने पहली लाइन, अभी मैं आपको मैनुअल लाइन नंबरिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा पहली लाइन में ये, फिर मैंने लगाया 20, फिर मैंने लिख दिया 20 डिवाइडेड बाई 2, फिर मैंने लिख दिया लाइन नंबर 30, और फिर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ जी, अली, शॉर्ट नेम लिख दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एंड हो रहा है। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने GW बेसिक को अगर ये समझाना होगा जी कि आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है, सो आपने आखिर में एंड की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, इस जगह पर आपका प्रोग्राम एंड होने जा रहा है, ठीक है। और एंड लिखने के फौरन बाद आपने इस इन्वायरमेंट से बाहर आ जाना है। ये किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे, हम इनडायरेक्ट मोड में काम कर रहे थे। इस मोड से बाहर आने का क्या तरीका होगा, कंट्रोल C, यानी CTRL, कंट्रोल और C, इन दो कैरेक्टर्स को आपने इकट्ठा प्रेस करना है। ओके, अब हम बाहर आ गए हैं, आइए जरा वापस किताब में आ जाए जी। इन ऑर्डर टू यूज द प्रोग्राम इन फ्यूचर वी मस्ट सेव इट, आपने इसको सेव करना है। प्रेस F4 की और टाइप सेव कमांड। जी, सेव करने का क्या तरीका है, ये देखें, सेव करने का क्या तरीका है, चाहे तो कीबोर्ड से F4 की इस्तेमाल कर लें, या टाइप करके सेव करना हो तो आप F4 करें, सेव टाइप करेंगे, ठीक है। अब स्क्रीन पर आए, F4, ये देखें, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है। यानी इन्होंने आपको शॉर्टकट्स दिए हुए हैं कि भाई आपने जब फाइल को सेव करना होगा तो आपने F4 करना है या सेव करना है। मैं F4 करता हूं, ऑटोमेटिकली सेव लिखा हुआ आ गया। अब आपने यहां पर जो भी फाइल का नाम लिखना है यहां पर टाइप कर दें, first.bas। जी, GW बेसिक में जो फाइल बनाएंगे आपने हर दफा उस फाइल की एक्सटेंशन .bas रखनी है। अगर आप लोगों को एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मेरे चैनल के ऊपर डॉस के लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनल कमांड्स में फाइल्स को बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। आप उस लेक्चर को सुन सकते हो, ठीक है, और एंटर कर दें। first.bs लिखा, ओके का मैसेज जब भी आएगा इसका मतलब होगा कि आपकी फाइल सेव हो गई है। ओके, अच्छा, अब जरा एक बात समझ लेते हैं, आगे चलने से पहले एक बात को अंडरस्टैंड कर लें कि ये सेव तो हो गई फाइल, अभी तक हमें कुछ पता नहीं कि ये GW बेसिक कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है और ये हमारी फाइल्स कहाँ पर सेव हो रही हैं। तो जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर की लोकेशन क्या है ये समझ लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपकी फाइलें किस जगह पर सेव हो रही हैं, ठीक है। आ जाते हैं ज़रा वापस। जैसे मैंने GW बेसिक इंस्टॉल किया तो ये GW बेसिक किस जगह पर इंस्टॉल हो रहा है ये देखिएगा ज़रा। आप विंडोज़ 10 में काम कर रहे हो, आपका जोन सा भी यूज़र खुला हुआ है, ठीक है। इस वक्त आप कौन से यूज़र पे काम करने लगे हो, ठीक है। मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, ये मेरा यूज़र आ रहा है, ठीक है, और इसका नाम है, यूज़र का नाम है जिसको मैंने खोला हुआ है हाफिज़ के नाम से, HAFFI, ठीक। ये कहाँ पर पड़ा होगा, C ड्राइव, C ड्राइव के अंदर यूज़र्स के अंदर हाफिज़। और जब मैंने GW बेसिक को इंस्टॉल किया तो उन्होंने इस लोकेशन में GW बेसिक को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर, याद रखना है आपने। अगर आप अपने घर में GW बेसिक इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो भी यूज़र नेम होगा जिससे आपने विंडोज़ 10 को चलाया होगा, तो आपने यूज़र्स में जाकर उसके फोल्डर में आ जाना है। जैसे मैं अभी हाफिज़ के फोल्डर में आया हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यूज़र्स में चला जाता हूँ, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। दोबारा से आए जी, PC में आए, यहाँ से C पे आए, यहाँ से यूज़र्स में जाएं। अब आपके घर में जो भी लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप PC होगा, आपने देखना है आपका यूज़र कौन सा है, ठीक है। आपको खुद पता होता है क्योंकि आपने यूज़र नेम बनाया होता है। सो यहाँ से हाफिज़ पर आ जाएं, HAFFI में आ गए, ठीक है। और ये लोकेशन है जहाँ पर ये सब कुछ सेव होने जा रहा है। अभी हमने जो फाइल सेव किया उसका नाम हमने क्या रखा, फर्स्ट। जी, ये देखिएगा लिखा हुआ है first.bas 11/16/2020 आज की तारीख में सेव हुई है। 9:49 पर मैंने इस फाइल को सेव किया।
ये मैंने आपको विंडोइंग इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है, कि आपकी फाइलें कहाँ पर सेव हो रही हैं। इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी फाइल सेव हुई है, कहाँ पर सेव हुई है, ये हाफी के फोल्डर के अंदर सेव हुई है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी फाइलें हैं कहाँ, पड़ी कहाँ हुई हैं, ठीक है। अब ये फाइल सेव हो चुकी है हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं, अभी तक स्क्रीन पर मुझे प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है, अभी तक स्क्रीन पर मुझे प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है, और डिस्क के ऊपर प्रोग्राम को मैं सेव कर चुका हूं। ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन जब मैं CLS करूंगा तो स्क्रीन पर प्रोग्राम मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन स्टिल मेरी जो फाइल है वो मेमोरी के अंदर लोडेड है। ऐसे ही है ना। ये हमारे पास एक और कमांड होती है जो आगे जाकर आएगी, लिस्ट। क्या हुआ, जो मेमोरी में मेरा प्रोग्राम था उसने मेमोरी से उस प्रोग्राम को उठा लिया। ऐसे ही है। अब ये कोई और प्रोग्राम हमें नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना। इसलिए कि वो वाला प्रोग्राम हमारा मेमोरी में भी लोड नहीं हुआ, सेव हुआ है। लोड नहीं हुआ, लोड होने का क्या मतलब है, हम उसे मेमोरी में ले आए। अभी तक मेमोरी में वही प्रोग्राम है जो पहले से मेमोरी में मौजूद था। आगे चलते हैं, देखते हैं जरा लोड की कमांड है जी। ये तो हो गया सेव। ले जी, अगली कमांड कौन सी आ गई है, लोड द प्रोग्राम। अब हम वापस अपने प्रोग्राम को किस तरीके से मेमोरी में लेकर आएंगे। मेमोरी में इसलिए ला रहे हैं ताकि हम इसे स्क्रीन पर लाकर इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। अगर आपने अपने प्रोग्राम को, मैंने भी आपको सारा बताया कि आपने डिस्क के ऊपर प्रोग्राम को सेव किया है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड, अ सेव प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है जी जिससे हम अपने प्रोग्राम को मेमोरी में ला सकते हैं। शॉर्टकट की है F3, या फिर आप टाइप कर देंगे लोड और डबल कोट्स के अंदर कोटेशन मार्क में आपने उस फाइल का नाम लिख देना है और एंटर प्रेस कर देना है। द फाइल इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड इज रेडी टू लिस्ट, एडिट और रन। जब भी आप किसी फाइल को मेमोरी में लाते हैं, लोड करते हैं, तो आपने उसमें क्या काम करना है, आपने उसको लिस्ट करना है। लिस्ट करने का क्या मतलब है कि आप देखना चाहते हैं उस प्रोग्राम को, रीड करना चाहते हैं, एडिट करना है, आप उसे तब्दील करना चाहते हैं, रन करना है, आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पाथ इज टाइप्ड, एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। आपको एरर मैसेज सिर्फ उसी सूरत में आएगा, किस सूरत में आएगा, जब आप उसका पाथ सही नहीं बताएंगे। पाथ से क्या मुराद होती है, पाथ से मुराद ये है कि अभी मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई है, अभी मैंने आपको बताया जी कि ये लोकेशन है, ये वाली लोकेशन है जहां पर मेरी फाइल सेव है। लेकिन अगर आप ये पाथ गलत बताएंगे तो एरर आएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि आप अगर फाइल्स उस जगह पर सेव करें जहां पर GW बेसिक है तो आपको पाथ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे तो फाइल लोड हो जाएगी। अलबत्ता अदर दैन दिस लोकेशन अगर कुछ स्टोर होगा तो फिर हमें पाथ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। सो बेहतर बात यह है कि जहां पर आपका GW बेसिक सेव हो आप वहीं पर फाइलें बताते जाएं ताकि आपको पाथ का प्रॉब्लम ना आए। आगे चलते हैं। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज .bs। ये वाली बात को हमें पता होना चाहिए था जब हम फाइल को सेव कर रहे थे। सो इसलिए मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था, लोड होते वक्त तो बताने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि हमने GW बेसिक में जो भी फाइल्स बनानी है उनकी एक्सटेंशन .bas होगी। टू सेव द फाइल इन अ डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द फाइल नेम। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें कि अपनी डायरेक्टरी बनाकर उसके अंदर फाइल को रखें तो फिर आपको पूरा पाथ बताना पड़ेगा। अगर आप इस सिलसिले में कोई प्रैक्टिस करें और कुछ समझ में ना आए, आप, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप मुझे पूछ सकते हो। अदरवाइज द फाइल आप कमेंट करेंगे तो वहां से भी आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है जी। चलते आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले जरा प्रोग्राम को लोड करके देखें। आप नोट कर रहे हैं मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो सारा हम GW बेसिक में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। सो आप जब मेरे GW बेसिक के लेक्चर्स लेना शुरू करें तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप साथ में GW बेसिक को खोल के रखें ताकि आप साथ साथ उसकी भी प्रैक्टिस करते जाएं। देखिए प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में ये होता है कि जैसे ही आप कुछ थ्योरी पढ़ते हो और आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, तो वो प्रोग्राम, उसका कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ले जी, लोड करें ज़रा। लोड का शॉर्टकट क्या है, देखिए 2 लिखा हुआ है, रन, सॉरी, रन करने के लिए 3 लिखा हुआ है, लोड।
ठीक है। F3 करेंगे तो भी लोड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। देखिएगा मैं F3 करता हूं, लिखा हुआ आ गया लोड। यहां लिखेंगे हम first.bas और एंटर। देखिए लोड लिखने से हमें स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आएगा, हमें रन लिखने से स्क्रीन पे बहुत कुछ नजर आएगा। यानी रन लिखने से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लोड लिखने से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि हमारी डिस्क से हमारी रैम में यानी हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड हो जाएगा। जब भी हमें उसे देखना है, जब हम प्रोग्राम को लोड करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या काम कर सकते हैं। प्रोग्राम को लोड करने के तीन पर्पज हैं। या तो आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, या प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, या उसको एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, इन तीन कामों के लिए आप प्रोग्राम को लोड करते हैं। सही है। अब प्रोग्राम लोड हो चुका हुआ है, मैं चाहता हूं पहले इसको रन करो, तो मैं लिखता हूं रन, और रन की शॉर्टकट की होती है F2। रन लिख के एंटर कर दें। जी हो गया एंटर। कह रहा है इसकी लाइन नंबर 30 में एरर आ रहा है। ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे कि ये एरर है क्योंकि हमने इसको स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए नहीं कहा था, इस वजह से ये एरर आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस एरर को भी ठीक कर देता हूँ। कीबोर्ड पे हमारे पास एक इंसर्ट का बटन होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कीबोर्ड पर हमारे पास एक इंसर्ट का बटन होता है। मैंने उसे क्यों दबाया है अभी आपको बताता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट, लिख दिया क्योंकि मैंने कमांड पूरी इस्तेमाल नहीं की थी। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट और उसके आगे लिख दिया अली। अब मैंने इंसर्ट का बटन क्यों दबाया है, आपको पता है मैंने क्यों दबाया है? देखिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। आपने देखा जब मैं इंसर्ट का बटन दबाऊं तो ये कर्सर आपका थिक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका इंसर्शन मोड ऑन है। इंसर्शन मोड का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ टाइप करोगे, देखें क्या होता है, प्रीवियस टेक्स्ट भी लिखा रहता है और नया टेक्स्ट भी टाइप हो जाता है। बैक स्पेस, बैक स्पेस करके इसे मिटाएं। अब अगर मैं इंसर्शन मोड में ना जाऊं और मैं यहां पर टाइप करना चाहूं मोहम्मद, अपना पूरा नाम लिखना चाहूं, तो क्या होगा, जैसे ही मैं एम टाइप करूंगा ए ओवरराइट हो जाएगा। बताऊं आपको करके, देखें क्या हुआ है, ओवरराइट हो गया ना। सो आपने जब भी इंसर्शन मोड में आना होगा तो आप इंसर्ट के बटन को दबाएंगे और यहां पर लिखेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एंड पर जाएं और एंटर कर दें और कंट्रोल सी करके जरा बाहर आए, एक दफा CLS करें और फिर रन करें। जी अभी देखें क्या आ रहा है, कहता है इस लाइन में भी एक एरर आ रहा है। ठीक है, इसे कंट्रोल सी करें। अभी हम प्रोग्राम दोबारा से लिखते हैं, मैं आपको समझाता हूं सारा कि एरर्स क्यों आ रहे थे। ठीक है, लिस्ट करें। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम जरा देखते हैं कि ये इतने सारे एरर्स क्यों आने लगे हुए थे। ये कोई और प्रोग्राम है, वो वाला प्रोग्राम नहीं है जो अभी हमने बनाया है। उसकी वजह यह है कि हमने लॉजिक से नहीं बनाया सही, मैंने जस्ट आपको बुक से समझा रहा था। अब मैं आपको एक पहला प्रोग्राम बना ही देता हूं पहले, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। लाइन नंबरिंग कैसे करनी है आपने, देखें जी, लाइन नंबरिंग आपको मैनुअल नहीं करनी है, बल्कि लाइन नंबरिंग करने के लिए आपने एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है, ऑटो। अब ये स्टेटमेंट नहीं है, अब ये मैं कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑटो, ये ऑटो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ डायरेक्ट मोड में, तो मैं कहूँगा मैंने एक कमांड इस्तेमाल करनी है ऑटो। हाँ अलबत्ता अगर मैं इसको अपने प्रोग्राम में लिखूंगा तो मैं इसे स्टेटमेंट कहूँगा। ऑटो लिख के एंटर करें। 10 खुद ब खुद एक नंबरिंग आ गई है और उसको एक सितारा लगा हुआ आ रहा है। लाइटिंग हुई हुई है जी नंबरिंग को। क्या हुआ ये, जब भी आप किसी नंबर को रीयूज करेंगे, ठीक है, तो ये बताएगा कि ये नंबर ऑलरेडी मेमोरी में यूज हुआ है। कोई बात नहीं है, कंट्रोल सी करें। आपने अगर एक दफा एक प्रोग्राम लिख चुके होंगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर तो मेमोरी में चला गया। ठीक है, आपने कमांड यूज करनी है न्यू की। अभी हम ऑटो की कमांड में नहीं आए हैं, जब हम ऑटो की कमांड में आएंगे तो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। न्यू लिख के एंटर करें और CLS करें। अब लिखें ऑटो। देखिए अब उसके साथ स्टैटिक नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि मेमोरी से हमने उसको रिलीज कर दिया। याद रखना है आपने, आप एक प्रोग्राम लिखोगे तो आपका पहला लाइन नंबर 10 होगा। बाय डिफॉल्ट लाइन नंबरिंग कहां से शुरू होती है, 10 से। ये बेसिकली ऑटो की कमांड से हम कर क्या रहे हैं, ये ऑटो यानी ऑटोमेटिकली लाइन नंबरिंग करने के लिए हम ऑटो की कमांड इस्तेमाल करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम बुक को पढ़ते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आगे कमांड्स आती जाएंगी आपके पास। लीजिए यहां पर लिखा मैंने CLS, यहां पर लिखा मैंने प्रिंट और आगे लगा दिया, सॉरी ये प्रिंट को डबल कोटेशन नहीं लगाने हैं, प्रिंट और डबल कोट्स। यहां लिख देता हूं माई फर्स्ट प्रोग्राम,
फिर मैं लगाता हूं प्रिंट्स, और यहां पर लिख देता हूं मैं सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम है जी नजीब्स, ठीक है, और डबल कोट्स बंद। अब यहां पर आकर मैं अपने प्रोग्राम को एंड करना चाह रहा हूं कि भाई इतना ही प्रोग्राम है। आप बताएंगे मैं किस मोड में काम कर रहा हूं इस वक्त? शाबाश जी, हम लोग इस वक्त इनडायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं। आपने एंड लिखना है और एंड लिख के कंट्रोल सी कर देना है। जैसे ही ओके का प्रॉम्प्ट आएगा इसका मतलब होगा कि आपने फिलहाल टेम्परेरी तौर पर अपना प्रोग्राम सेव कर लिया। यानी जब तक मेरा कंप्यूटर चल रहा है मेरा प्रोग्राम सेव है। लिस्ट करके देखें, आ गया प्रोग्राम मेमोरी में? आ गया। ले जी, यहां पे लिखते हैं सेव स्पेस डबल कोट्स। अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं GW1.bas। फाइल नेम में आपने रिजर्व वर्ड इस्तेमाल नहीं करने, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। फाइल नेम्स में रिजर्व वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। रिजर्व वर्ड का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो GW बेसिक में एज ए कमांड या स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रहा है, आपने उसको फाइल नेम के तौर पर यूज नहीं करना। ओके, फाइल सेव हो गई। फिर स्क्रीन क्लियर करते हैं। लिस्ट करने से तो अभी तो मेमोरी में ही है ना ऑलरेडी, प्रोग्राम हमारा आ जाएगा वहां पर। फाइल्स लिखें, ये फाइल्स की कमांड दिखाएगा आपके पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। अभी हमने जो फाइल बनाई है उसका नाम हमने रखा है GW1। जरा चेक करें, यहां पर आपको GW1 नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो में आपको नजर आ रही है GW1 DLB के बिल्कुल बाद और एंटी यूजर से ऊपर, ठीक है। सो ये हमारी फाइल बन चुकी हुई है। लिस्ट करके देखें, ठीक है। अब जरा इसको चलाएं। प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे? हम रन लिखेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें भी कुछ प्रिंट, इस लाइन में भी एरर आ रहा है। कोई बता सकता है इसमें क्या एरर है? शाबाश, इट इज कॉल्ड डीबगिंग। देखें, अब ये जो काम हम करने जा रहे हैं, वी आर डूइंग डीबगिंग नाउ। ये हम डीबग करना चाह रहे हैं, यानी इसमें एरर आ गया है, ठीक है। एरर कहां पर आया है? मैंने प्रिंट नहीं लिखा, गलती से प्रिंट से लिखा गया है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है? हमने इस लाइन को एडिट करना है। कंट्रोल सी करके नीचे आए, एडिट लिखें। ये अभी अगली जो कमांड है हमारे पास एडिट की ही आने वाली है, एडिट 30। अगर कोई भी लाइन आपसे गलत लिखी जाए तो आप उस लाइन का नंबर लगाओगे, एडिट 30। आगे देखें 30 लाइन में, और यहां पर प्रिंट्स लिखा हुआ आ रहा है, और इसको बैक स्पेस करें और लाइन के आखिर में जाएं और एंटर कर दें। फिर स्क्रीन क्लियर करें, लिस्ट करें। देखिए यहां पर ठीक हो गया। पहले प्रिंट्स था, अब प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको रन करें जी। चलें, आपने साथ में डीबगिंग भी सीख ली इतने हिस्से में, ठीक है। माय फर्स्ट प्रोग्राम, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नजीब्स, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ओके हो चुका हुआ है। GW बेसिक से बाहर कैसे जाना है? आपने लिखना है सिस्टम और एंटर कर देना है। अब बाहर आ गए। देखें GW बेसिक नीचे टास्क बार में नजर नहीं आ रहा। दोबारा खोलें, स्टार्ट पे जाएं, ये PCG बेसिक आ रहा है, इस पर क्लिक करें। दोबारा से खुल गया, इसे फुल स्क्रीन करें जी। लोड लिखें, क्या हुआ? मिसिंग ऑपरेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसका एक आर्गुमेंट मिसिंग है। आपने जब भी फाइल को खोलना हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है? लोड और फाइल नेम। फाइल नेम तो लिख ही नहीं रहे हम साथ, ठीक है। तो फाइल तो खुली हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने क्विट कर दिया GW बेसिक को, तो वो फाइल भी मेमोरी से रिलीज हो गई है, ठीक है। अब हमें दोबारा से फाइल को खोलना है, तो हम फाइल का नाम लिखेंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, एक और चीज देखिए, अगर आप फाइल को खोले बगैर डायरेक्टली फाइल को चलाना चाहते हो, अगर हम फाइल को खोले बगैर डायरेक्टली फाइल को चलाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे रन डबल कोट्स और आगे फाइल का नाम लिख देंगे GW1 डॉट। जी, आपको एक और चीज, एडवांस चीज बता दी मैंने आपको। एक तरीका क्या था कि पहले फाइल को मेमोरी में लाओ फिर फाइल को चलाओ,
ठीक है। अगर मैं फाइल को सिर्फ रन ही करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली भी उसको रन कर सकता हूं। डायरेक्ट रन कैसे किया मैंने, रन gw1.bs, ठीक है। हाँ जी, फाइल सेव नहीं थी हुई क्योंकि हम लोगों ने फाइल को तब्दील किया था मगर सेव नहीं किया था। सो एक नई चीज़ पता लगी कि हम एक मिस्टेक करके गए थे। हम कंट्रोल सी करके नीचे आते हैं, हम दोबारा से क्या करते हैं, पहले फाइल को लोड कर लेते हैं। लोड क्योंकि अब हमें एडिटिंग भी करनी है, अदरवाइज हम एडिट भी कर सकते हैं उसको फाइल नेम बताकर, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस तरीके से डायरेक्ट लोड डबल कोट gw1.bas एंटर, मेमोरी में आ गई फाइल, एडिट 30। यहां से क्या करेंगे, अब एस को बैक स्पेस कर देंगे, लाइन के आखिर में आएंगे और एंटर कर देंगे। लिस्ट करके देखें क्या चेंजेस हो गई हैं। अब चेंजेस तो हो गई हैं लेकिन फाइल अभी तक अपडेट नहीं हुई है। अब आपने फाइल को अपडेट करने के लिए नए सिरे से क्या लिखना है, सेव डबल कोट्स gw1.bas। ओके आ गया। इसका क्या मतलब होगा कि अब फाइल अपडेट भी हो चुकी हुई है। हम एक दफा फिर बाहर जाते हैं और वापस GW बेसिक को खोलते हैं। स्टार्ट में आए, PC बेसिक पे क्लिक करें जी, रन करें। रन, मैंने आपको बताया था ना डायरेक्ट फाइल को चलाने का ये तरीका है। अगर ये स्क्रीन हमें छोटी लग रही है, क्यों ना हम स्क्रीन को बड़ा कर लें। हाँ, ये भी आपको बता देता हूँ। स्क्रीन बड़ी होगी थोड़ी सी क्योंकि डॉस इन्वायरमेंट में है, तो इस हद तक काफ़ी है स्क्रीन बड़ी। लोड नहीं करना बल्कि डायरेक्ट चलाना चाह रहे थे हम। रन gw1.bas, आ गया जी प्रोग्राम, सब ठीक हो गया। प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमारा एडिटिंग भी हो गई, डिबगिंग भी हो गई, ठीक है। और अभी हमने मेमोरी में इसको लोड नहीं किया हुआ था लिस्ट, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली चलाया, तो डायरेक्ट चलाया तो मेमोरी में लोड भी हो गया, ठीक है। साथ में ही मेमोरी में लोड हो गया और लिस्ट की कमांड ने भी काम कर दिया, ठीक है। चलिए आगे वापस बुक में आ जाते हैं जी। हाँ जी, एग्जीक्यूट का आ गया। ये मैंने आपको करा कर दे दिया है, बता दिया आपको सारा कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। जरा इस प्रोग्राम को भी देख लें। एग्जीक्यूट ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। देयरफॉर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोड इट एज डिस्क्राइब्ड अबव। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, बुक में तो उन्होंने लिखा हुआ है ना कि एग्जीक्यूट करने के लिए लोड करना शर्त है, ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली रन की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी मेमोरी में लोड हो भी जाता है और रन भी हो जाता है, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, इसको ज़रा समझ लें। लेट, ये एक नई कमांड इन्होंने इस प्रोग्राम में दी है। लेट, लेट से क्या होता है जी, लेट x इक्वल्स टू 10। लेट का क्या मतलब होता है, जब भी आपने वेरिएबल्स बनाने होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं, आसान से अल्फाज में बात कर रहा हूँ, और एक वेरिएबल्स होते हैं। ऐसी वैल्यूज जिनको हमें तब्दील नहीं करना होता वो कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा था प्रिंट्स अली प्रिंट्स, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ प्रिंट के साथ लगाता था तो वो कांस्टेंट था। और वेरिएबल क्या चीज़ है जिसकी वैल्यू को हम चेंज करवाना चाहते हैं बार बार, ठीक है। सो GW बेसिक में अगर आपने वेरिएबल बनाना होता है तो आप लेट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। हम डायरेक्टली एक्स से भी बना सकते हैं, लेकिन लेट का ये फ़ायदा होता है कि अगर मेमोरी में ऑलरेडी वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। सो लेट की कमांड से हम वेरिएबल बना सकते हैं। लेट एक्स इक्वल्स टू 10 कॉलन। कोई बता सकेगा क्यों यूज़ किया कॉलन? शाबाश। जो नहीं बता पाएगा, बल्कि काम करें, जो जो ये लेसन सुन रहे हैं फौरी तौर पर कमेंट में लिखेंगे यहाँ पर कॉलन क्यों यूज़ हुआ है, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू 20। और अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। लेट y इक्वल्स टू 20, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया 10 के नाम से, एक वेरिएबल बनाया 20 के नाम से। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया है कि आपने बताना है मुझे यहाँ पे कॉलन क्यों यूज़ हुआ है। आपको एक हिंट दे देता हूँ, बेसिकली कॉलन्स नंबर ऑफ लाइंस को सेव करने के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन आपने फिर भी मुझे बताना है। प्रिंट सम, सम का क्या मतलब है कि भाई सम का टेक्स्ट लिखो, क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है x प्लस वाई।
एक्स क्या है पहला वेरिएबल, वाई क्या है दूसरा वेरिएबल, एंड लिखा और कंट्रोल सी करके आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, एंड लिख के एंटर नहीं करना बल्कि कंट्रोल सी करके सेव करना है। उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो राइट साइड पर जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये उसका आंसर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, सो इसका आंसर आ रहा है 30। और ये जो सम इक्वल टू लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये हमने प्रिंट में दिया है। ये मैसेज कोई सा भी मैसेज हो सकता है जो आप देना चाहते हो। क्या ख्याल है, इस प्रोग्राम को मैं लिखूं कि आप लिखेंगे? आई थिंक कि इस प्रोग्राम को आप टाइप कीजिए और एग्जीक्यूट करके देखेंगे ये प्रोग्राम चलता है। अगर आपको इस प्रोग्राम को चलाने में कोई इशू आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। और जिनका प्रोग्राम चले ना उसको डीबग करके देख लें, नहीं डीबग होता तो मुझे प्रोग्राम लिख के भेजें और मुझसे पूछें कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी एक टॉपिक और करते हैं जी स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो बेसिक प्रोग्राम होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि इसको हमने किस तरह लिखना है आसान अल्फाज में। एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। आपने जब भी बेसिक का कोई प्रोग्राम लिखना है आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद लाइन नंबर। ठीक है, ये मेरा ख्याल आपको बताने की जरूरत नहीं, समझ आ गई होगी कि हर प्रोग्राम लाइन नंबर से शुरू होता है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट। ये भी मैंने आपको बता दिया। हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये भी याद रखना है। ये कोई लाजमी नहीं है, यानी ये इसका स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इसके बगैर एरर नहीं आएगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा कि लेटर ऑन जब आप अपने प्रोग्राम्स को रीड कर रहे होंगे तो आपको लाइन नंबर्स देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर्स विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। यानी आपने 10 नंबर लाइन एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली तो नीचे यूज़ नहीं करना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 2 or more statements can be written on a line but they must be separated by a colon। कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर आप लगाना चाह रहे होंगे तो आपने उनको कॉलन के साथ अलहदा कर लेना है। इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। और बेसिक में ये भी फ़ायदा होता है कि आप इनको डिक्लेयर किए बगैर इस्तेमाल कर सकते हो। डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है, यानी एक तरीका ये था कि पहले मैं एक्स को डिफाइन करता कि एक्स क्या चीज़ है, तो हमें नहीं करना पड़ता। हमने क्या किया है, एक्स इक्वल्स टू 10, बेसिकली लेट एक्स इक्वल्स टू 10 लिखने से हमें 2 फायदे हुए हैं। एक क्या हुआ कि एक्स के नाम का एक वेरिएबल बन गया, और दूसरा क्या हुआ कि उसकी वैल्यू हमने 10 स्टोर कर दी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी GW बेसिक में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप जैसे ही उसे इस्तेमाल करते हो वो डिक्लेयर भी हो जाता है और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर हो जाती है। आगे चलें। In a basic program, the physical appearance of the program statement does not matter. For example, in a program line number 90 can appear before line number 60. अच्छा, उन्होंने कहा कि आपकी जो अपीयरेंस है, आपको पता है ना लाइन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, यानी पहले लाइन नंबर 10 फिर 20 फिर 30। उन्होंने कहा अगर आपने इसको सीक्वेंस ख़राब करके भी लिखा हो, मिसाल के तौर पर, वैसे लिखना नहीं चाहिए इस तरह, आपने 10 के बाद लाइन नंबर 30 लिख दी और इसके बाद लाइन नंबर 20, तो उसने क्या करना है, पहले लाइन 10 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 20 को, फिर 30 को। बेशक आपने 30 बिफोर 20 लिखी है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यही है कि ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में रन करता है। ठीक है, हाउएवर द प्रोग्राम स्टेटमेंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक लाइन नंबर्स। ठीक है जी, आई होप के काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सो हम आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहीं पे से फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर लाइन नंबर 60। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपकी जो अपीयरेंस है, आपको पता है ना लाइन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, यानी पहले लाइन नंबर 10 फिर 20 फिर 30। उन्होंने कहा अगर आपने इसको सीक्वेंस ख़राब करके भी लिखा हो, मिसाल के तौर पर, वैसे लिखना नहीं चाहिए इस तरह, आपने 10 के बाद लाइन नंबर 30 लिख दी और इसके बाद लाइन नंबर 20, तो उसने क्या करना है, पहले लाइन 10 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 20 को, फिर 30 को। बेशक आपने 30 बिफोर 20 लिखी है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यही है कि ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में रन करता है। ठीक है, हाउएवर द प्रोग्राम स्टेटमेंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक लाइन नंबर्स। ठीक है जी, आई होप के काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सो हम आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहीं पे